एक व्यक्ति शाम के वक्त एक होटल में बर्तन साफ करता है, दिन के वक्त ऑटो चलाता है। अगर इन सब चीजों में से भी जो समय बचता है, तो उस समय में वो मेहनत मजदूरी करता है, क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, अपनी पत्नी को एक बड़ी अफसर बनाना है, अपनी माँ का किडनी का इलाज कराना है। वो व्यक्ति इतनी मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति के साथ बहुत गलत होता है। उसकी ही पत्नी उसे धोखा दे देती है। आखिर क्यों एक पत्नी ऐसा करती है? क्यों उस व्यक्ति को अच्छा करते हुए भी अच्छे का रिजल्ट नहीं मिलता? ये पूरी सच्चाई आपको जाननी है, तो इस कहानी में आपको सारी सच्चाई मिलेगी। सच्चाई कुछ ऐसी है जो आपको रुला सकती है। हमारे ही अपने ऐसे बेगाने क्यों बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। आज की रियल स्टोरी शुरू होती है दोस्तों बिहार के पटना से। बिहार के पटना में एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता और एक लड़का होता है। लड़के का नाम प्रदीप होता है। प्रदीप जो बीएससी की पढ़ाई कर रहा है। घर वाले बेटे को देखकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत होनहार है और अपने माता पिता का हर कहना मानता है। अब घर वाले सोचते हैं कि बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है, क्यों ना इसके लिए एक लड़की तलाशी जाए। लड़की जब तलाशी जाती है, तो पास ही के गांव में एक लड़की मिलती है, जिसका नाम होता है सीमा। सीमा भी बीएससी की पढ़ाई कर रही है। दोनों ही एक ही लाइन में हैं, तो घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और सीमा और इस प्रदीप को दोनों को मिलाया जाता है। दोनों की रजामंदी ली जाती है। जब सीमा और प्रदीप एक कमरे में जाते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो सीमा पहली ही बार में प्रदीप से कह देती है कि सुनो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मैं इससे भी आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ और पढ़कर मुझे कोई सरकारी नौकरी हासिल करनी है। जब ये बात प्रदीप सीमा की सुन रहा था, तो मन में कई सपने उमड़ते हैं कि जैसे मैं पढ़ाई को पसंद करता हूँ, उसी तरह ये लड़की भी पढ़ाई को पसंद करती है। और यहाँ पर जो प्रदीप होता है, कहता है कि अरे पागल, मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी अर्धांगिनी जो बनेगी वो पढ़ाई से इतने ताल्लुक रखती है, तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा और मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो। दोनों की रजामंदी हो जाती है। घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। एक फिक्स टाइम निकाला जाता है, धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद घर में जो माहौल होता है दोस्तों, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। कहीं दुख का कोई साया तक भी नहीं होता है। और 6 महीने निकल जाते हैं। इनकी बीएससी की पढ़ाई हो जाती है। अब ये दोनों बीएड करना चाहते हैं, लेकिन तब ये बीएड करने की तैयारी करते हैं। उसी वक्त जो प्रदीप की माताजी होती हैं, माँ होती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती है। तबीयत बिगड़ने के बाद जब प्रदीप अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो वहां पर डॉक्टर एक बड़ी खबर देता है। प्रदीप को बिठाता है, कहता है कि तुम्हारी माँ की एक किडनी खराब है। प्रदीप ये बात सुनता है और कहता है, डॉक्टर साहब आप मेरी माँ का इलाज कीजिए, मुझे पैसे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी माँ ठीक हो जानी चाहिए। और यहाँ पर प्रदीप की माँ का इलाज चलने लगता है। जब प्रदीप की माँ का इलाज चलता है, तो किडनी का इलाज काफी महंगा होता है। तो यहाँ पर प्रदीप के घर की हालत बिगड़ने लगी थी, पैसों की कमी पड़ने लगी थी और माँ की हालत जो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तो यहाँ पर जो घर की सेविंग थी, सेविंग सब कुछ खत्म हो जाती है और प्रदीप परेशान सा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बात यहाँ आ जाती है कि जो दोनों जने बीएड करने का सपना देख रहे थे, उस सपने के लिए पैसे खत्म हो चुके थे। पैसे जब खत्म हो जाते हैं, तो प्रदीप अपना सपना मारता है और इससे कहता है अपनी पत्नी से, सीमा से, कि सीमा, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा भले ही, लेकिन तुम आगे की पढ़ाई जारी रखो। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं और पैसा खत्म हो जाता है। पत्नी को प्रदीप बीएड कराता है। तब तक पत्नी बीएड करती है, एक बेटी को जन्म देती है। इसी बीच में इनकी एक बेटी हो जाती है सुंदर सी। और पत्नी बीएड करने के बाद अब एक टीचर लग जाती है। सरकारी टीचर पत्नी लगने के बाद प्रदीप बहुत खुश होता है कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। और प्रदीप दिन भर ऑटो चलाया करता, शाम को एक होटल पर बर्तन मांजने, चाय पकड़ानी, खाना सर्व करना, खाना सभी को खिलाना, ये सब कुछ काम किया करता। तब उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और माँ का इलाज कराया।
पत्नी जब टीचर बन जाती है तो प्रदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है अपनी पत्नी से कि शायद अब तुम बन गई हो तो मैंने क्या, तुमने अपना सपना पा लिया है और तुम अच्छे से जिए। अब पत्नी की इस पटना से थोड़ी ही दूर ज्वाइनिंग लेटर जो आता है, इनके गांव से दूर आता है, तो जो प्रदीप की पत्नी सीमा है, स्कूल के पास ही एक कमरा लेकर और वहीं पर रहने लगती है। प्रदीप को इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं होता है और वो बेटी को भी अपने पास ही रखता है कि तू वहां पर पढ़ाएगी या इस बच्ची को संभालेगी, और बेटी मेरी तो है। अब प्रदीप के ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती हैं, एक छोटी बेटी, बीमार माँ, और बाहर भी काम करना। वो बाहर भी काम अब उसका कम हो जाता है। यहाँ पर जो सीमा है कुछ पैसे वो दे दिया करती, तो वो जो शाम का होटल का काम है वो छोड़ देता है, और वो जब तक बेटी का थोड़ा बहुत माँ ख्याल रखती और पिता ख्याल रखते, तो इतने में ही वो बाहर बाहर का काम निपटा देता है। दोस्तों, समय निकलता है, प्रदीप मेहनत मजदूरी और बढ़ाता है। उधर पत्नी वहां पर नौकरी करती है, लेकिन अब जब सीमा जो छुट्टियों के दिन होते हैं घर आती है तो अपने पति को इग्नोर करती है। प्रदीप ये सब कुछ देखता है, तो वो एक सवाल भी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जब भी घर आती हो तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती, ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे बात नहीं करते हो? तो सीमा यहाँ पर चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तो यहाँ पर प्रदीप चुप हो जाता है, क्योंकि अब इससे आगे वो क्या कहे। सीमा अब अपने स्कूल फिर चली जाती है अपने कमरे पर। अब एक दिन जो ये प्रदीप की बेटी है, ये काफी बीमार हो जाती है, इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो प्रदीप बार बार अपनी पत्नी पर फोन करता है, तो यहाँ पर जो सीमा होती है वो फोन अटेंड नहीं करती है और बिल्कुल भी फोन नहीं उठाती है। प्रदीप अपनी बेटी का इलाज कराने के बाद अब सोचता है कि मैं जाकर देखूं तो सही, सीमा ने मेरा फोन नहीं उठाया, आखिर क्यों मेरा फोन नहीं उठाया? मैंने इतनी बार कम से कम 50 कॉल सीमा के पास की गई थी। प्रदीप घर से निकल जाता है सीमा के पास। अब सीमा अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है, तभी प्रदीप वहां पर जाकर बैठ जाता है, सीमा का इंतजार करता है। तो जो सीमा के साथ के और वहां के टीचर होते हैं तो वह देखते हैं और वह कहते हैं ये कौन है? तो सीमा कहती है मेरे पति हैं। तो सभी हंसने लगते हैं कि तुम इतनी सुंदर और स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जब मेहनत मजदूरी करता है तो थोड़ा रंग भी सांवला हो जाता है, और एक मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति हमेशा पसीनों में नहाया रहता है। ये बात सुनकर सीमा पहले ही कहीं ना कहीं अपने पति से चिढ़ी हुई थी, और ज्यादा चिढ़ जाती है और वो वहां पर भी अपने पति से मिलने नहीं आती है। पति को वापस अपने घर आना पड़ता है क्योंकि छोटी बेटी घर पर है। अब दूसरे दिन छुट्टी होती है तो सीमा छुट्टी के दिन भी घर नहीं आती है। तो यहाँ पर प्रदीप अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके कमरे पर ही जाने का फैसला लेता है। अब पूरे दिन उसे काम लग जाता है तो वो पूरे दिन नहीं जा पाता है। शाम को 7 या 7:30 बजे घर से निकलता है और 8:30-9 बजे अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। जब पत्नी के पास जाता है कमरे पर तो देखता है एक व्यक्ति उसके कमरे से बाहर निकल रहा है। जब ये चीज प्रदीप देखता है तो कहता है सीमा से कि ये कौन है? तो सीमा कहती है कि हमारे ही स्कूल के टीचर हैं, इनका नाम चंदन है, कुछ काम से मेरे पास आए हैं। तो अब यहाँ पर प्रदीप कहता है कि रात को 8 या 8:30 बजे कौन सा ऐसा काम है? तो सीमा अब प्रदीप पर झिल्ला जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझ पर बदचलन का आरोप लगाना चाहते हो? तो यहाँ पर प्रदीप कहता है कि मैं कौन सा आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो सुनकर कह रहा हूँ और देखकर कह रहा हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से, इस वक्त कोई काम नहीं होता। तो सीमा कह देती है खुले शब्दों में कि हाँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम में से बदबू आती है, तुम हमेशा पसीने में रहते हो और सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा पति एक मजदूर है। जब ये बात प्रदीप सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस पत्नी के लिए उसने होटल में बर्तन मांजे थे, आज वो पत्नी उसकी जो शरीर से बदबू आ रही है उस पर सवाल खड़े कर रही है। अब यहाँ पर प्रदीप कहता है कि चलो ठीक है, तो तुम चाहती क्या हो? तो यहाँ पर सीमा कहती है मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरा और तुम्हारा लेवल मैच नहीं होता। ये बातें सुनकर प्रदीप फैसला ले लेता है कि तुम्हारी जो मर्जी वो करो, जैसे तुम्हें अलग होना है ऐसे मैं तैयार हूँ, और ये दोनों आपस में डिवोर्स ले लेते हैं। कुछ दिन केस चलता है, डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों से जो प्रदीप था वो कहीं ना कहीं टूट चुका था।
वो टूट इस कदर चुका था कि उसकी पत्नी ने उसे ऐसा सिला दिया कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर प्रदीप जब टूट जाता है तो प्रदीप अब अपनी किताबें दोबारा से देखता है। अलमारी में किताबें रखी हैं, आंखों में आंसू हैं। प्रदीप सोचता है कि मैंने सपने देखे थे कुछ बड़ा बनने का, लेकिन वो सपने मैंने किसी और की आंखों से देखे। अगर अपनी आंखों से देखता तो शायद आज मेरा ये हाल नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों जब कोर्ट फैसला करता है तो जो बच्चे की सिक्योरिटी थी वो भी पिता को ही दी जाती है, क्योंकि सीमा बच्ची को लेने के लिए तैयार नहीं होती है। अब सचिन के आगे एक और नई जंग शुरू हो जाती है। बेटी को भी पालना है और उसके मन में पढ़ाई का भी होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रदीप के पास प्रॉपर्टी भी होती है, तो प्रदीप एक रोड के समीप उसकी कुछ जगह होती है, उस जगह को बेचता है। उनमें से 18 लाख रुपए आते हैं और प्रदीप अपने घर की हालत सुधारता है और अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करता है। और पढ़ाई करने के बाद वो बन जाता है एसडीएम। यहाँ पर उसको पोस्ट मिल जाती है और एसडीएम भी वो वहां पर तैनात होते हैं जहां पर उनकी पत्नी जिस स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चों को, उसी एरिया में प्रदीप एसडीएम बन जाते हैं। जब प्रदीप एसडीएम बन जाते हैं तो वहीं पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन प्रदीप के मन में अब भी कोई ऐसा मलाल नहीं था कि अपनी पत्नी के सामने जाए और उसे नीचा दिखाए। अब दोस्तों टाइम निकलता है तो जहां पर सीमा नौकरी करती है, पढ़ाती है, वहां पर एक फंक्शन आता है और फंक्शन में इनवाइट किया जाता है, बिल्कुल गेस्ट, एज ए गेस्ट के तौर पर इस एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब को वहां पर बुलाया जाता है सम्मान के साथ। एसडीएम साहब दूसरे दिन स्कूल में प्रवेश होते हैं, तो स्कूल का जो स्टाफ था वहां पर सीमा को ही उनका स्वागत करने के लिए कहता है और सीमा राजी हो जाती है कि हाँ मैं एसडीएम साहब का स्वागत करूंगी। अब जैसे ही एसडीएम साहब गाड़ी से उतरते हैं तो पहले गार्ड उतरते हैं, सभी भीड़ को एक तरफ किया जाता है और तब एसडीएम साहब जाकर स्टेज पर बैठ जाते हैं। जब एसडीएम साहब बैठ जाते हैं तो माइक में आवाज लगती है कि सीमा मैडम जल्दी आइए, एसडीएम साहब आ चुके हैं, उनका स्वागत कीजिए। तो सीमा फोन में लगी हुई है और आकर एसडीएम साहब का जब माला और वो फूल उसके हाथों में होते हैं, तो जब वो उसकी तरफ देखती है तो देखती ही रह जाती है कि अरे ये तो मेरे पति हैं। प्रदीप ऐसा सबके सामने ऐसा दिखाते हैं कि ये सीमा को जानते ही ना हो, और वहां पर वो फंक्शन पूरा हो जाता है और उसके बाद ये जो प्रदीप हैं अपने ऑफिस चले जाते हैं और सीमा अब उस ही लम्हे को याद करती है कि ये कैसे एसडीएम बन गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब दूसरे दिन सीमा पहुंच जाती है एसडीएम के ऑफिस पर। ऑफिस पर जब जाती है सीमा तो वहां पर प्रदीप सभी स्टाफ को बाहर कर देते हैं और सीमा से बात करते हैं। सीमा कहती है कि क्या हालचाल हैं तुम्हारे, तो प्रदीप कहता है कि सब ठीक ठाक हैं। तो सीमा एक दबी सी आवाज में प्रदीप से बात करती है और यहाँ पर सीमा कहती है कि तुम तो एसडीएम बन गए। तो यहाँ पर प्रदीप कहता है कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो अपने प्रेमी के साथ खुश होंगी। तो सीमा कहती है कि कहाँ प्रेमी, उसने तो मुझे छोड़ दिया है। अब सीमा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर प्रदीप एक शब्द में ही जवाब दे देते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है। ये बातें सीमा सुनती है तो रोने लगती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब सीमा कहती है कि हमारी बेटी भी थी। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि बहुत जल्दी बेटी की याद आ गई, क्योंकि 4 साल डिवोर्स को इनके हो चुके थे। वो कहती है कि याद तो आज आ ही गई, कितनी बड़ी हो गई। तो एसडीएम साहब कहते हैं 4 साल की हो गई है, पापा पापा करती हैं, माँ भी बुलाती हैं, लेकिन माँ कहीं है नहीं। जब ये बात सीमा सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो प्रदीप से माफी मांगने लगती है। बार बार माफी मांगती है, लेकिन प्रदीप यहाँ पर सीमा को माफ नहीं करता है और प्रदीप की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो कह देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अब एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं कर सकता। जब ये बात सीमा सुनती है और यहाँ पर अब वो कहता है कि भाई तुम मेरे साथ आ रही हो तो तुम्हारे प्रेमी को बुरा लग जाएगा। तो सीमा कहती है कि पहले ही तो बता दिया कि प्रेमी ने धोखा दे दिया। तो प्रदीप पूछते हैं कि क्या धोखा दिया। कहती है एक प्लॉट मेरी तनख्वाह से खरीदी थी, उसको बेचकर खुद ही खा गया और मेरा साथ देने से मना कर दिया। पैसे मांगती हूँ तो धमकी देता है और पैसे नहीं देता है, जो चंदन होता है
अब यहाँ पर एसडीएम साहब कहते हैं कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं रख सकता, लेकिन तुम्हारी ये परेशानी सॉल्व जरूर कर सकता हूँ। और यहाँ पर एसडीएम साहब सीमा की वो परेशानी सुलझा देते हैं, उसके पैसे निकलवा देते हैं। लेकिन सीमा को कहाँ चैन था, किसी न किसी बहाने से सीमा रोज एसडीएम के ऑफिस आती और रोज उससे माफी मांगती, लेकिन एसडीएम साहब नहीं पिघलते हैं। अब एक दिन उसकी बेटी जब मामा करती थी तो प्रदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आज वो उसको उसकी माँ दिखाने के लिए लेकर आता है ऑफिस पर। तो सीमा आती है ऑफिस पर और दरवाजे पर ही वो नन्ही सी गुड़िया खेलती मिलती है, तो सीमा उसको देखकर खिलाने लगती है। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि पता है ये कौन है? तो सीमा कहती है कौन है? ये तेरी ही बेटी है, जिसे 7 महीने की छोड़कर मेरे पास मुझे छोड़कर चली गई थी। सीमा उसे गोदी में लेती है, उससे लिपट जाती है और उसके पूरे फेस पर, उसके पूरे मुंह पर चुम्मियां देने लगती है अपनी छोटी सी बेटी को, 4 साल की को, और रोने लगती है और बहुत ही भावुक हो जाती है। एसडीएम ये सब कुछ देखते रहते हैं, वो भी भावुक हो जाते हैं। अब बेटी को उतार कर बेटी बाहर चली जाती है। अब दोनों फिर बातें करने लगते हैं। सीमा कहती है कि माफ कर दो, परिवार बिगाड़ दिया, गलती इंसान से ही होती है, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब बेटी को देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं इससे अलग नहीं रह सकती। एसडीएम साहब यहाँ से तो सीमा को भेज देते हैं, लेकिन घर जाकर इन बातों पर गौर फरमाते हैं, विचार करते हैं कि मेरी बेटी को माँ मिल जाएगी और ये घर बस जाएगा। हालांकि यहाँ पर एसडीएम साहब के रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन जो अपनी माँ हो जाती है वो किसी और की नहीं होती, उनका ये भी सोचना था। लेकिन कैसी अपनी माँ, जब उसने अपनी बेटी को 7 महीने की को छोड़ दिया था। अब एसडीएम साहब सोचते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं, तो माँ भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है कि बेटा कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई, अब आने को कह रही है तो उसको घर ले आओ। एसडीएम साहब सुनते हैं और सीमा फिर किसी बहाने से उनके दफ्तर आ जाती है। तो तभी वो कहती है कि मुझे अपना लो, क्योंकि वो बिल्कुल चाहती थी उसके घर आना। तो यहाँ पर एसडीएम साहब सीमा को अपना लेते हैं, दोनों ही एक मंदिर में शादी करते हैं और उसकी बेटी को एक माँ मिल जाती है जो उसी की माँ थी। ये परिवार दोस्तों यहाँ पर बसता है, लेकिन परिवार के हालात खराब होने में कोई कसर नहीं रही थी। परिवार बिल्कुल बिखर चुका था, जो प्रदीप का परिवार था। और प्रदीप यहाँ पर एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। उसने अपने सपने को दबाया था, पत्नी को एक बड़ा आदमी बनाने की कोशिश में, लेकिन वो पत्नी ही अपनी जुबान से फिर जाती है और उस परिवार को बर्बाद करने की कोशिश ही करती है। क्या कहोगे स्टोरी के बारे में? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और